गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंपनी ऑडिट में कुछ नया सीखने वाले हैं, लेकिन उस पॉइंट को नया सीखने के पहले लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उस चीज़ को थोड़ा सा याद करते, ज़्यादा नहीं, रिवीजन भी नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा याद करेंगे। आप लोग थोड़ा याद करके बताइए मेरे को, थोड़ा सा याद कीजिए, ध्यान आएगा। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है बताइए, कौन करता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट? याद कीजिए, तब मेरे को पता चलेगा आप लोग फर्स्ट क्लास ढंग से किए कि नहीं किए। क्या CNAG? हम कभी ऐसा नहीं पढ़ाए थे भाई। आप लोग कहाँ से पढ़ लिए मेरे को नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसा नहीं पढ़ाए थे। हम बोले थे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट CNAG नहीं करता। CNAG तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का करता है। हम ये बोले थे गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट द ऑडिटर बाय CNAG। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट CNAG नहीं करता है, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करता है कौन? CNAG। ये पढ़ाया गया था। कोई बात नहीं, इंसान से होता है, एग्जाम में गलती हो जाए उससे अच्छा है अभी हम लोग रेक्टिफाई कर ले। ठीक है, ये बताइए, हम लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं। कौन से ऑडिटर को? फर्स्ट, पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट करना है। कंपनी कौन सा फॉर्म फिलअप करेगा? फॉर्म नंबर बताइए, हमको जानना है, हमको फॉर्म नंबर बताइए। क्या था फॉर्म? ADT1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर का था। कौन से ऑडिटर का था? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जाकर लास्ट क्लास के वीडियो देखिए। फर्स्ट ऑडिटर के लिए कोई फॉर्म नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था। क्यों सर? भाई कंपनी अभी कंपनी खुला है, आप लोगों को पता नहीं, कंपनी को खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय न जाने कितना तरह का फॉर्म जमा करना पड़ता है। इतना फॉर्म सबमिट करके, लीगल कंप्लायंस करके कंपनी को खोले हैं। अब अगर और फॉर्म जमा करने का बात हुआ ना तो वाइंडिंग आपका फॉर्म जमा कर देंगे। अब नहीं होता बर्दाश्त हम लोगों से। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला आपको फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कोई फॉर्म्स को सबमिट करना कंपलसरी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं जमा करना पड़ेगा। तो ADT1 किसका था? ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का था। अब ध्यान दीजिए, ये कंपनी ऑडिट में क्या पढ़े? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसीलिए ADT1। यहां पर सारा फॉर्म ADT से रिलेटेड रहेगा, मतलब ऑडिटर से, क्योंकि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट की बात हो रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा किए, हम लोगों को गलती होने से, करने से बचा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को और एक बात पढ़ाया गया था। एक बात बताइए, जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, कौन से ऑडिटर को? सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, तो उस समय कौन सा फॉर्म फिलअप करना था? ADT1। वेरी गुड। ADT1 जब हम लोग फिलअप करेंगे ना, तो वो कितना दिन के अंदर फिलअप कर देना पड़ेगा? और किसको फिलअप करना है? ये फॉर्म फिलअप करना है कंपनी को। कंपनी इन्फॉर्म करेगा ROC को। किसको इन्फॉर्म करेगा बाबू? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC का मतलब कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर चुका है। कितना दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म कर देना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन क्या है? एक कंपनी होता है बाबू IFSC कंपनी। कौन सा कंपनी? IFSC कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। सर ये कैसा कंपनी है? एक ऐसा कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन, जो लोग भाई, जो फॉरेनर लोग रहता है ना, फॉरेनर जो हिंदुस्तान में पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के पास बहुत पैसा, काफ़ी लोगों के पास। वो लोग चाहता है हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतना बड़ा कंट्री, जहाँ पर अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोग रहते हैं, हम लोग ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन हाई है। कंज्यूम जो करने की क्षमता है वो काफ़ी हाई, क्योंकि पॉपुलेशन हाई है ना। तो हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप बताइए वो कितना एनालिसिस करेगा? ऐसे कंपनी जो उन लोगों को हेल्प कर पाए, उन लोगों को बोलते हैं IFSC कंपनी। कौन सा कंपनी? IFSC। ये कैसा कंपनी होता है सर? जो कंपनी हिंदुस्तानी है, जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल होता है, हिंदुस्तानी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ काम है जो फॉरेनर लोग हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा उन लोगों को हेल्प करना, कोऑपरेट करना। समझ में आया? तो ऐसा कंपनी जब खुलता है ना, ये कंपनी सर कहाँ? ये गुजरात में है। तो ऐसा कंपनी जो खुलता है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को बोला, जैसे कि गुजरात में एक स्पेसिफिक एरिया गांधीनगर में, बोला कि यहाँ पर अगर आप खोलिएगा ना IFSC कंपनी को, तो हम आपको ना ढेर सारा एक्सेप्शन देंगे। मतलब कंपनी सेक्टर, इतना रूल्स है, इतना फॉर्म नंबर, ये सबको फिलअप करने का जरूरत नहीं है। आपके ऊपर सारा रूल्स कंपनीज एक्ट 2013 का भी अप्लाई होने नहीं देंगे। आप खोलिए, क्यों? तब तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा ना। इसीलिए इतना छूट दिया गया है ऐसे कंपनी को, बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है। तो बोला गया
हर कोई एडीटी 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए 15 दिन के अंदर जमा कर देगा आरओसी को, नहीं तो हम तुम पेनाल्टी चार्ज कर देंगे, बाद में पढ़ाएंगे पेनाल्टी कितना लगने वाला है। लेकिन हम लोग आईएफएससी कंपनी को एडीटी 1 फॉर्म सबमिट करने के लिए, एडीटी 1 सबमिट करने के लिए 30 दिन का टाइम देते हैं। कितना दिन का? 30 दिन का। सर ये सब लिखा दीजिए ना प्लीज। हम बाबू लिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और नहीं भी लिखा है ना, कुछ दिन में मार्किंग शुरू हो जाएगा, आप लोग को बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश करेंगे भाई जी जान से, नहीं तो आप लोग को बुक ले लेना पड़ेगा सक्सेस मंत्रा का। आप लोग ले लीजिए, हम लोग वहाँ पर मार्किंग करेंगे बाबू, देख देख कर आप लोग को मार्किंग करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा बाबू, आप सभी को मार्किंग करना पड़ेगा। क्यों मार्किंग इसलिए करना जरूरी है? क्योंकि बिना मार्किंग के आप नहीं सीख सकते, आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। कुछ लीगल लैंग्वेज है और जहाँ हमको नोट्स देना पड़ेगा वहाँ दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देख हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, एक बात बताओ बाबू, जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता था वो कब तक रहता था? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम तक। सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम बोले थे ना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट नॉर्मली किया जाता। नॉर्मली कितना साल के लिए? 5 साल के, मतलब एक बार अपॉइंट करेंगे तो 5 साल का छुट्टी हो सकता है। मतलब सर 2 साल के अपॉइंट कर सकते हैं? हम बोले हाँ। 3 हाँ, 4 हाँ, 5 हाँ, 6 साल के लिए नहीं होगा। लगातार 5 साल के लिए एक ही बार अपॉइंटमेंट करेगा तो चल जाएगा, 5 साल का छुट्टी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। 5 साल तक का कहानी खत्म। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है बाबू कि 5 साल के बीच में क्या हमारा ऑडिटर हमको छोड़कर जा नहीं सकता है? यस और नो? कहाँ चला जाएगा सर? दुनिया से चला जाएगा? हाँ भाई जा सकता है। डेथ हो सकता है ऑडिटर का इस बीच में? यस और नो? इस बीच में ऑडिटर पगला सकता है प्रेशर से, लुनेटिक हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो सकता है, डिसक्वालीफाइड हो सकता है। डिसक्वालीफाइड का मतलब जैसे आप लोग कभी पढ़े होंगे ना, कोई अगर कन्विक्ट हो जाता है, कोई अगर जेल में चला जाता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। आगे चल के डिटेल्स में बताएंगे, ऐसा हो सकता है। यस और नो? या हो सकता है ना मेरा कंपनी में कुछ डायरेक्टर लोग हैं ना, कुछ लोग होता है बाबू जो बैच को जिसे डिस्टर्ब नहीं करते रहता है, बीच बीच में देखिएगा ना क्लास चलेगा बग 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 करना शुरू कर देगा, बगल में अपना पर्सनल मीटिंग शुरू कर देगा अलग से। उसी तरीके से अब मान ले कि कोई ऑडिटर आया, अब कोई ऑडिटर आया है भाई ऑडिट करने के लिए, डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है पता है? नहीं, तुम ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखने सकेगा, तुम डेटर्स को हाथ नहीं लगाएगा, सेल्स वाउचर को छूना भी मत, तुम मैनेजमेंट से भाई इंक्वायरी नहीं करेगा। अरे इतना सारा रिस्ट्रिक्शन ये तो हद कर दिया। हम उससे कुछ पूछने जा रहे हैं, मान लें कुछ सलाह पूछने जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए, मेरे हिसाब से स्टॉक इतना है, आपके हिसाब से इतना है, इंक्वायरी नहीं करने दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट लगा रहा है, रोक टोक लगा रहा है। और मान लीजिए कि ऐसा बोलने लगा डायरेक्टर, नहीं आपसे तो ये एग्रीमेंट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, भाई साइन हो के बैठा हुआ है। मान लीजिए जब भी कंपनी में ऑडिट करने गया होगा ऑडिटर, तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना, एग्रीमेंट हाँ किसके बीच में? ऑडिटर के बीच में और क्लाइंट के बीच में। उसका मैनेजमेंट से एग्रीमेंट तो हुआ था, बड़ा नहीं सर इसका मतलब ये था, आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं? देख भाई, अगर ऑडिटर हम लोग को छोड़कर इस दुनिया से चला जाए या पागल हो जाए या तो किसी कारण से डिसक्वालीफाइड हो जाए, डिसक्वालीफाइड आगे चल के पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये एक अलग केस है क्योंकि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है हमारा कंट्रोल, पहला जवाब। दूसरा, या तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टर लोग फोर्स कर रहा था उसको, ढंग से काम करने नहीं दे रहा, काम में रोक टोक लगा रहा था, इसीलिए ऑडिटर क्या करेगा? गुस्सा के मारे रिजाइन दे देगा। ऑडिटर से चाहता है ऐसा काम कर, ऑडिटर को लालच दे रहा है, लालच कि ऑडिटर लालच में आकर जो काम नहीं करना चाहिए वहां पर साइन कर दे। मैनेजमेंट जो फ्रॉड करके बैठा हुआ, जो फ्रॉड पकड़ा गया उसको छुपा ले, वो पब्लिक में डिस्क्लोज ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना बताए। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देख दो केस बनेगा, दो कंपनी है, पहले मेरा बात सुन ले भाई। एक है गवर्नमेंट कंपनी और एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट मीन्स अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। एक केस आएगा रेजिग्नेशन वाला, एक केस क्या आएगा? अदर देन रेजिग्नेशन। पहले आते हैं रेजिग्नेशन के अलावा। बोला अगर ऑडिटर अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन वाला में आ जा, बोला गया अगर ऑडिटर रिजाइन किया है, रिजाइन करने का मतलब समझता है पक्का ऑडिटर के ऊपर दबाव डाला गया होगा।
ऑडिटर अपना खुशी से कभी कोई रिजाइन देता है क्या? नहीं, ऑडिटर के ऊपर दबाव डाला गया होगा। ये हो सकता है कि दबाव कौन डाला होगा? मैनेजमेंट का टीम। उस सिचुएशन में जब ऑडिटर रिजाइन करेगा, बोला गया जब ऑडिटर रिजाइन करेगा तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोला कोई बात नहीं है, अपॉइंट करने दो। अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। लेकिन जो कंपनी है ना, कंपनी का मेंबर हो चाहे शेयर होल्डर्स हो, जो भी है, एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा। कितना महीना के अंदर? 3 महीना के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं EGM, मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्योंकि AGM का हम लोग वेट नहीं करेंगे। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते साल भर तक। हम लोग EGM बुलाएंगे। EGM बुलाना पड़ेगा। EGM में फैसला किया जाएगा आखिर ऑडिटर रिजाइन क्यों किया। ऑडिटर को बुलाकर उसका बात सुना जाएगा। ऑडिटर के बात को सुनेंगे हम लोग, समझेंगे कि ऑडिटर क्या कारण है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन दे दिए। तब तो डिस्क्लोज करेगा, मैनेजमेंट का पर्दाफाश करेगा। बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर लेना है ऑडिटर, रीअपॉइंट कर नए ऑडिटर को। लेकिन जो ऑडिटर को तुम रीअपॉइंट किया है वो रहेगा कि नहीं रहेगा ये तुम डिसाइड नहीं करेगा। उसी को अपॉइंट करें कि किसी और को, कि उसको हटा दें। 3 महीना के अंदर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? किससे? शेयर होल्डर से या मेंबर से, कि पुराना वाला ही ठीक था कि नया वाला ठीक है। अब पुराना वाला हटा क्यों? जवाब दो, जवाब चाहिए। ठीक है सर। लेकिन जहां रेजिग्नेशन का बात नहीं रहा बाबू, जहां रेजिग्नेशन का बात नहीं है, कौन सा केस है सर? अदर देन रेजिग्नेशन का केस है। मतलब रेजिग्नेशन के अलावा कोई दूसरा इशूज आता है, डेथ हो गया, इंसैनिटी हो गया, लुनेटिक हो गया, या डिस्क्वालीफाइड हो गया, किसी कारण से ऑडिट नहीं कर सकता है। उस सिचुएशन में ना बोला गया कि 30 दिन के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा, मतलब फिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टर अप्रूव कर देगा, चलेगा। मतलब इसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देख, डेथ का केस है या ऑडिटर पागल हो गया, ये तो जानबूझ को रिजाइन दे के नहीं ना गया भाई। ये इसमें तो मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं हो सकता है, इसमें मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं हो सकता है। तो बोला गया ठीक है सर, कोई बात नहीं है, यहाँ पर 30 दिन के अंदर फिलअप कर दीजिए। अब हो सकता है डायरेक्टर मरवा दिया हो तो ऑडिटर को, तो भाई एक काम कर, उसके लिए थाना पे तो डायरी दे, वो कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ देखा जाएगा, वहाँ प्रूव कर। लेकिन अभी उतना माथापच्ची नहीं करना है। अभी बोला गया सर अगर ऑर्डर रेजिग्नेशन है, मतलब रिजाइन नहीं किया, तो 30 दिन के अंदर डायरेक्टर फिलअप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेजिग्नेशन के केस है 30 दिन के अंदर फिलअप तो होगा, लेकिन फिलअप के साथ साथ 3 महीना के अंदर अप्रूवल भी चाहिए, अप्रूव बाय द शेयर होल्डर। ठीक है सर। और ये कब तक रहेगा सर? ये ऑडिटर, इस ऑडिटर को 5 साल के लिए रखने सकेंगे? नहीं, ये ऑडिटर जब तक AGM नहीं आ जाता ना, जब तक AGM नहीं आ जाता तब तक रहेगा। जब AGM होगा मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, फिर वहाँ पर डिसाइड होगा जो नया ऑडिटर को लाया गया उसी को रखें कि दूसरा ऑडिटर को चेंज कर दें। ये सब AGM में फाइनल होगा। लेकिन ये ऑडिटर 5 साल के लिए रिअपॉइंट नहीं हो सकता, ये ऑडिटर बस इसी साल के AGM तक रहेगा। बहुत अच्छा। लेकिन बोला ना, अगर गवर्नमेंट कंपनी का सिचुएशन है, कौन सा कंपनी बाबू? गवर्नमेंट कंपनी, चाहे रेजिग्नेशन हो चाहे ऑर्डर द रेजिग्नेशन हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर कौन अपॉइंट करता है भाई? CNAG खुद एक इंडिपेंडेंट संस्था है। तो बोला यहाँ पर आपको माथा लगाने का जरूरत नहीं, वो खुद समझ लेगा रिजाइन हुआ कि रिजाइन कराया गया कि क्या कारण है। आपको उतना इस कंडीशन में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर रहा है भाई कि अपना आदमी को अपॉइंट कर ले। यहाँ पर तो अपॉइंट करने का पावर किसको है? CNAG। और CNAG फेल होता नहीं है भाई अपॉइंट करने में, वो अपॉइंट करके रहता है। फिर भी फेल हो गया तब वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। अब फिर से याद कीजिए, आप लोगों को बोले थे इस चैप्टर में जहां जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा वहां 30 डेज रहेगा, देख लीजिए कहीं भी, है ना? कोई बात नहीं है। मतलब सर एक अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर था, एक था सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एक कैजुअल वैकेंसी भी तो होता है। हाँ होता है, देख ले। जब मेरा ऑडिटर मेरे को छोड़कर चला जाता है तो उसको फिलअप कैसे करते हैं? गवर्नमेंट कंपनी अलग कंडीशन है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी आएगा तो एक घटना बनेगा ऑर्डर रेजिग्नेशन, एक घटना बनेगा रेजिग्नेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप एक बात बताओ बाबू, आप एक चीज़ सोच के बताना हमको, मेरे को बता दो। ये हो गया अपॉइंटमेंट का बात। क्वेश्चन ये है
कि जो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, क्या एक ऑडिटर एक कंपनी का जन्म जन्मांतर तक ऑडिट करेगा? तब तो मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। ऐसे होता है कभी? तो यहां पर कुछ रोक लगाया गया है, मतलब एक ऑडिटर जन्म जन्मांतर तक किसी का ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता कभी भी। तो सर क्या रूल लाया गया बताइए ना सर। नहीं तो ना ऑडिटर को कोई हटाता ही नहीं। पहले क्या होता था, पहले एक ऑडिटर जन्म जन्मांतर तक ऑडिट करते रहता था, लेकिन अब एक नया प्रोविजन आ गया है सर। नया प्रोविजन मतलब बहुत अच्छा है भाई, कंपनी सेक्रेटरी ऑथोरिटी बहुत अच्छा काम किया। बोला कि जो ऑडिटर है कुछ कंपनी का नाम, उस ऑडिटर का रोटेशन हो रहना चाहिए। रोटेशन का मतलब सर, रोटेशन का मतलब देख भाई, दो तरह का फॉर्म होता है। एक बोला जाता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कौन सा फॉर्म? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सर ये कैसा फर्म है जिसमें एक ऑडिटर अकेले फर्म को खोलता है। तो बोला गया वैसे लोगों को आप मैक्सिमम कितना, अच्छा ऊपर में लिख देता हूँ, आप मैक्सिमम 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं। कितना सालों के लिए? 5 साल के लिए। पली के समझ भाई, इतना समझा? कितना साल मैक्सिमम ऑडिट कर सकता है? 5 साल। जैसे कि सर समझाइए ना, सपोज मान ले एक लिस्टेड कंपनी है। कौन सा कंपनी है बाबू? एक लिस्टेड कंपनी। हाँ, एक लिस्टेड कंपनी में गया ऑडिटर ऑडिट करने के लिए, उसको ना अपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए अपॉइंट कर लिया गया। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा पता है? यहाँ से अब एक रोक लग जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद एक रोक। सर नहीं समझ में आया, रुक भाई रुक, समझ भाई समझ यार। मान ले इसको अपॉइंट किया गया, कब सर? फर्स्ट एजीएम में। कब अपॉइंट किया गया? फर्स्ट एजीएम में। ये यहाँ से कब तक रह सकता है? 5 साल। काउंट कर ले भाई, 6th एजीएम आएगा। 6th एजीएम काउंट कर, 5 साल होगा। देख भाई, सेकेंड एजीएम 1 साल भाई, यहाँ अपॉइंट हुआ तो सेकेंड 1 साल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हुआ 5 साल। इसके बाद जाके ना यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको रीअपॉइंटमेंट हटाना क्या, इसको हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, इसका टाइम एक्सपायर्ड हो जाएगा। टाइम एक्सपायर्ड, टाइम पीरियड खत्म। सर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ना कूलिंग पीरियड लगेगा। कूलिंग पीरियड, सर ये कूलिंग पीरियड क्या होता है? कूलिंग पीरियड का मतलब ना 5 साल तक कूलिंग पीरियड रहेगा। कूलिंग पीरियड का मतलब ये ऑडिटर अब 5 साल तक इस कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। कौन से कंपनी का नहीं कर सकता है? लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा सर। फिर इसके बाद अपॉइंट कर ले, ये मैक्सिमम कितना कर पाएगा भाई? 5 साल। फिर क्या हो जाए? फिर कूलिंग पीरियड 5 साल का। कोई डाउट? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके मन में डाउट आ गया। सर क्या डाउट है बताइए? देखो उसके मन में अब क्या डाउट है, डाउट को समझना बाबू। और डाउट बहुत अच्छा पूछा मेरे से, बोला सर एक काम करते हैं, 5 साल तक मैक्सिमम अपॉइंट कर पाएंगे ना? यहाँ से ना सर उसको सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। कितना के लिए? 3 साल के लिए। तब तो कूलिंग पीरियड नहीं आएगा। एक काम करेंगे ना, यहाँ से 3 साल के लिए अपॉइंट कर लिए, उसके बाद जाकर उसको यहाँ पर निकाल देंगे, मतलब हटा, 3 साल के लिए अपॉइंट कर लिए, 1 साल के लिए हटा देंगे, फिर उसको रिअपॉइंट कर लेंगे 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, फिर उसको हटा देंगे, 5 साल होने ही नहीं देंगे। तो सुन ले भाई सुन ले, आज एक बात मेरा सुन लो नीट एंड क्लीन। बोला गया 1 टर्म। सर 1 टर्म का मतलब क्या होता है? बोला ना एक टर्म होता है मैक्सिमम 5 साल। कितना होता है? मैक्सिमम 5 ईयर्स। एक टर्म में मैक्सिमम कितना आएगा? 5 साल। बोला गया तुम ऑडिटर को 2 साल के लिए रख, चाहे 1 साल के लिए रख, चाहे 4 साल के लिए रख, चाहे 5 साल के लिए रख, चाहे 3 साल के लिए, जितना भी रखेगा हम एक टर्म काउंट करेंगे। कितना टर्म काउंट करेगा? एक टर्म। मतलब सपोज कोई 3 साल के लिए अपॉइंट किया ना, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए, तो यहाँ से फिर कूलिंग पीरियड लागू हो जाएगा। कूलिंग पीरियड कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। अब तुम यहाँ से फिर अपॉइंट कर सकते हो। सर सपोज मान लिया सर हम यहाँ पर ना सिर्फ 2 साल के लिए अपॉइंट किए, ले भाई फिर कूलिंग पीरियड 5 ईयर। सर आप 5 साल के लिए, हाँ ठीक है, मतलब बोलना ये चाहते हैं बाबू, तो 5 साल तक मैक्सिमम रख सकता है, तो वहाँ से कूलिंग पीरियड 5 साल चलेगा। कूलिंग पीरियड ये फिक्स्ड है भाई,
5 कूलिंग पीरियड का मतलब ना, ऑडिटर को जब टाइम यहाँ पर मान ले 2 साल के लिए अपॉइंट किए, 3 साल के लिए, मैक्सिमम कितना साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए। तो उसके बाद कूलिंग पीरियड का मतलब मैक्सिमम, मतलब कूलिंग पीरियड के लिए मैक्सिमम नहीं, सॉरी ये सब मैक्सिमम था, कूलिंग पीरियड 5 साल रहेगा, मतलब 5 साल तक वो ऑडिट, इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ये ऑडिटर सपोज मान लें मिस्टर एक्स 3 साल तक इस कंपनी का ऑडिट किया, 3 साल तक मैंने इसको अपॉइंट किया गया था, कितना सालों के लिए, 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया। अब 3 साल जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, कितना साल तक ऑडिट नहीं कर सकता, लगातार 5 साल तक लगातार ऑडिट नहीं कर सकता। तो उसको क्या बोलते हैं, जिस समय ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, कूलिंग पीरियड। क्या बोला जाएगा बाबू, कूलिंग पीरियड। ठीक, फिर सर उसको क्या करेंगे ना, 2 साल के लिए रीअपॉइंट करेंगे, कर ले भाई रीअपॉइंट। तो सर ये भी 1 टर्म काउंट होगा, बोले हाँ 1 टर्म काउंट होगा। फिर वो 5 साल के लिए लगातार क्या नहीं कर पाएगा, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा जिसका कर चुका है। समझ में आया। अब तुम चालू बुद्धि दिखाने की कोशिश करेगा कि 5 साल के लिए नहीं उसको अपॉइंट करते हैं, कम साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल 1 साल, तो बोला हम लोग तो 1 टर्म काउंट करेंगे, कंपनी लॉ बोल दिया। और 1 टर्म काउंट करने का मतलब होता है कि उसके बाद 5 साल तक वो आपके कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता कूलिंग पीरियड का। सर और थोड़ा क्लियर कीजिएगा। सपोज मान लीजिए ये रिलायंस का ऑडिटर है, हाँ रिलायंस बोला हम उतना माथापच्ची नहीं करेंगे, माथापच्ची नहीं करना है। ये लोग ऑडिटर का अपॉइंट कर लिया, सर कितना सालों के लिए अपॉइंट किया, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कर लिया। तो 5 साल के बाद यहाँ से क्या लग जाएगा, कूलिंग पीरियड। कितना सालों के लिए, 5 ईयर के लिए। क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है इस समय तक वो ऑडिट किया रिलायंस का, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो कूलिंग पीरियड लगेगा उस समय क्या वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। हम ऐसा कभी नहीं बोले भाई, हम बोले जिस कंपनी का ऑडिट कर चुका है ना, उस कंपनी का कूलिंग पीरियड में उस कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। ये चाहे टाटा का ऑडिट कर सकता है, पतंजलि का ऑडिट कर सकता है, हाँ मतलब कूलिंग पीरियड किसके लिए है सर, जिसका 1 टर्म ऑडिट कर चुका। 1 टर्म का मतलब 5 साल या उससे कम, उसका 5 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड कूलिंग पीरियड। आशा करते हैं कभी ना तो कभी समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना बाबू मेरा एक बात है, बोला गया अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कौन सा फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो उसके लिए 5 साल नहीं 10 साल दिया गया, 10 ईयर्स। सर कितना साल, 10 ईयर्स। पार्टनरशिप फर्म को 10 साल क्यों दिया गया, क्योंकि भाई उसमें मोर देन 1 ऑडिटर होता है। बोला कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ये रूल 5 की जगह कितना साल में बदल जाएगा, 10 साल। सर नहीं समझ में आया, ध्यान से सुन भाई सुन। सपोज टाटा कंपनी का ऑडिट हो रहा है, टाटा का फर्स्ट एजीएम में एक कंपनी का नाम लिखते हैं, पार्टनरशिप फर्म का अपॉइंट किया गया, PWC कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसको अपॉइंट किया गया। सर कितना सालों के लिए, भाई मैक्सिमम वो लोग 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है, किसी को अपॉइंट कर लिया। क्वेश्चन ये सर इसके बाद वो लोग चाहता है ये कंपनी फिर, ये जो फर्म है ना, ये फर्म फिर टाटा का ऑडिट करे, तो हम बोले ठीक है भाई, तो इसको तुम रीअपॉइंट कर सकता है। क्यों, क्या इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ सर। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। कितना साल के लिए भाई, मैक्सिमम 5 साल के लिए। अब कितना हो गया लगातार, 10 साल। कितना हो गया बाबू, 10 साल। अब यहाँ से ये कूलिंग पीरियड चला जाएगा। सर कूलिंग पीरियड कितना, भाई कूलिंग पीरियड तो 5 ही साल रहेगा, 5 साल ऑडिट नहीं कर पाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर से ही ऑडिट करे, कोई दिक्कत नहीं है।
और कूलिंग पीरियड ना भाई हमेशा लगातार चलता है और 5 साल तक ही चलता है लगातार, ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है सर, बहुत अच्छा समझाएं, समझ में आ गया। मतलब सर रीअपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, जैसे कि यहाँ पर एक बार पास करना पड़ा था ना OR इन GM, फिर यहाँ पर भी पास करेगा OR इन GM, हो गया काम। हर एक साल नहीं OR इन GM पास करने का जरूरत है, एक बार कर लिया कोई बात नहीं, जब तक ऑडिटर का टाइम है रहने दो, उसके बाद फिर पास कर देंगे OR इन GM। लास्ट क्वेश्चन, सर हम एक साथ पार्टनरशिप फर्म को लगातार 10 साल के लिए रीअपॉइंट कर देना चाहते हैं, कर पाएंगे क्या? नहीं, तुम लगातार 10 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? 5 साल मैक्सिमम है। लेकिन हाँ, फॉर्म रहेगा तो फिर से और एक बार कर लेना, क्या करेगा भाई, OR इन GM पास करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म की जगह सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है ना, तो उसका खेला यहीं खत्म था, यही खत्म था बाबू। बहुत अच्छा से समझ में आ गया सर। कूलिंग पीरियड 5 साल का होता है, एक नॉर्मल फर्म लगातार 5 साल तक ऑडिट कर पाएगा, और पार्टनरशिप रहेगा तो लगातार 10 साल तक। लेकिन ये जो रूल है ना, ये इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं बाबू? रोटेशन। एक अंडर सेक्शन है भाई 139 सब सेक्शन 2, अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, रोटेशन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सर ये क्या होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर? बाबू देखो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब है ना रोटेट करना, मतलब और एक ऑडिटर को हटाकर अब दूसरा ऑडिटर को लेके आना, डैट इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब ऑडिटर को चेंज करना, चेंज। ये रूल सब जगह लागू नहीं है, चेंज करने का लागू है, सही बात है। ऑडिटर जन्म जन्मांतर तक ऑडिट नहीं करेगा, ये भी सही बात है, लेकिन ये रूल सब कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, सबके ऊपर लागू नहीं होता, कंपनी तो दूर के बाद। बोला गया कुछ कंपनी का नाम बोलने जाना है, सिर्फ उसी के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, सिर्फ उसी के ऊपर। सर किसके ऊपर रूल लागू होगा? ये भाई याद करना पड़ेगा तेरे लोग को। सबसे पहला, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, कौन सा कंपनी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड क्या होता है सर? एक ऐसा कंपनी जिसका शेयर्स या डिवेंचर या बॉन्ड्स कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज में इंटरनेट से तुम परचेज सेल कर सकते हो, वो सारा का सारा कंपनी लिस्टेड कंपनी है। समझ में आया? जिसका शेयर्स या बॉन्ड्स या डिवेंचर या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कुछ भी, एनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में मतलब इंटरनेट से परचेज या सेल किया जा सकता है, वो सारा का सारा, वो सब कुछ वो कंपनी ही लिस्टेड कंपनी कहलाता है। वो कंपनी सर, लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होगा कि प्राइवेट भी हो सकता है? प्राइवेट भी हो सकता है, गूगल में आकर चेक कर लो। लोटस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर्स या सिक्योरिटीज इंटरनेट से परचेज सेल होता है, वो सारा का सारा कंपनी लिस्टेड कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकता है, चेक कर लो। बोले ना लोटस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल दे दिए, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर ये जो था सर 5 साल सोल प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप का 10 साल, वही वाला रूल लागू हो? बोले हाँ, इसके ऊपर ये रूल लागू होता है। दूसरा बोला गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब है बाबू पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कम से कम मिनिमम इसका 10 CR, 10 CR का मतलब 10 करोड़ है, कम से कम कितना है? 10 करोड़ है, 10 CR है, तो इसको ऊपर रोटेशन का रूल लागू हो जाएगा। क्या रूल लागू हो जाएगा? रोटेशन का रूल लागू हो जाएगा। और सर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, मतलब लिस्टेड नहीं भाई, सब अनलिस्टेड का बात हो रहा। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कम से कम 50 CR है। कितना है बाबू? 50 CR। मैंने सर 49 करोड़ है तो रूल लागू होगा नहीं, तब रोटेशन का नहीं। 49.5 है तब भी रूल लागू नहीं होगा। जब 50 करोड़ हो जाएगा ना, तब ये रूल लागू हो जाएगा इसके ऊपर, तब तुम भी रोटेशन को फॉलो करो। 50 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर रोटेशन का रूल लागू नहीं होगा। सर एक बात बताइए ना सर, पब्लिक कंपनी के लिए 10 करोड़ और प्राइवेट कंपनी के लिए 50 करोड़, ऐसा कहा है सर जी?
इसका इसीलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं, देख जहाँ पर एक ऑडिटर ना लगातार कई वर्षों तक ऑडिट करेगा, उसका वो ना मैनेजमेंट से इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब उस कंपनी से साथ वो मिलजुल सकता है। कोई ऑडिटर नहीं चाहेगा कि हम उसका ऑडिट ना करें, क्योंकि वहाँ से उसका भी इनकम है। इसीलिए बोला गया पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, हम पब्लिक के पैसा को ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कवर अप हो। और एक बता पब्लिक कंपनी जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन लोगों के पास क्या 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इन लोगों का अमाउंट कम रखा गया, क्योंकि इन लोगों को छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर रोटेशन का रूल लागू करके रहना है। नहीं, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लोगों का पैसा लगा रहा था, इसमें पब्लिक का नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। सुन भाई थोड़ा लिख ले, बिफोर अमेंडमेंट पेड अप शेयर कैपिटल, इसका है भाई ये वाला, हाँ इसका बता दिए मैं। पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ था। क्यों लिखा दिए? हो सकता है आप लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे उस बुक में 20 करोड़ लिखा हो, लेकिन ये तो अमेंडमेंट आ चुका है, ये चेंज हो चुका है अमाउंट, बुक को करेक्शन करो। सर एग्जाम में इसी लिख के आएंगे, हाँ ऐसे लिख के आना है। कारण देखिए बीकॉम का बुक है, बीकॉम का टीचर लोग भी पुराना बुक पढ़ के बैठा हुआ होगा। अब तो अब कैसे जानिएगा कौन सा एग्जामिनर अभी का जो आया हुआ अमेंडमेंट को देखा होगा, अब कौन सा टीचर नहीं देखा होगा। लेकिन जब ऐसे लिख देंगे ओ स्टूडेंट नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को नॉलेज है, आइडिया है क्या क्या चेंज आया कि नहीं आया, एग्जामिनर के हो जाए अच्छा बात है, लेकिन जब ये देखेगा ना तब मार्क्स अच्छा मिलेगा। हम ये लिखा देंगे भाई, अगर मान लें कोई रिसेंट एग्जामिनर हो जो जानता हो इस सब के बारे में कि अमेंडमेंट आया हो, नया बुक मतलब बुक में चेंज हुआ होगा, अमेंडमेंट तो आ चुका है, तो बोलेगा ओ पुराना आंकड़ा लिख दिया, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। हम दोनों लिख के आएंगे, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। आप लो, एनी कंपनी लोन बोरोइंग, और देख ले भाई और क्या डिपोजिट था, लोन बोरोइंग, ठीक है भाई, मिनिमम 50 CR। क्या बोला? अच्छा से पढ़ ले भाई। बोला गया सर कोई भी कंपनी, एनी लिखा हुआ है, पढ़ भाई, एनी मतलब कोई भी कंपनी, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लिस्टेड का तो ऊपर अप्लीकेबल है ही है, कुछ देखने का भी जरूरत नहीं, अनलिस्टेड हो पब्लिक हो चाहे अनलिस्टेड प्राइवेट हो, कुछ भी हो, अनलिस्टेड पब्लिक हो चाहे अनलिस्टेड प्राइवेट हो, अगर लोन कम से कम कितना लेके बैठा हुआ, कितना लोन कितना लेके बैठा हुआ है, कितना लोन ले चुका है, या मार्केट से उधारी लेके बैठा हुआ है, कितना 50 करोड़ का, अब 50 करोड़ तक का ले चुका है, 50 करोड़ का ले लिया तो इसके ऊपर रोटेशन का रूल लागू हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, मतलब सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर रोटेशन का रूल लागू होता है। ये बताइए क्या क्या कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं भाई, कोई बिजनेस करता है पार्टनरशिप में, तो उसके ऊपर क्या ये सब रोटेशन का रूल लागू है? नहीं। बोला सर ये सिर्फ कंपनी के ऊपर लागू है। कौन सा कंपनी? ये चारों के ऊपर लागू होता है बस, और किसी के ऊपर नहीं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मिटाते हैं बाबू। मान लें एक कंपनी है, समझ में आया? एक्स लिमिटेड। सर कौन सा कंपनी है? ये भाई लिस्टेड कंपनी, हाँ लिस्टेड। कौन सा? चल भाई लिख देते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर कैसे समझते हैं पब्लिक कंपनी? बोले ना भाई ये प्राइवेट कंपनी होता तो प्राइवेट लिमिटेड होता तो सिर्फ लिमिटेड। तुमको बताते हैं इसके बारे में, इसका राम कहानी को सुनो, पहले समझो इसके राम कहानी को। एक्स जो लिमिटेड है ना, एक्स लिमिटेड, इसका जो पेड अप शेयर है, पेड अप शेयर कैपिटल, सर कितना है सर पेड अप शेयर कैपिटल? इसका भाई पेड अप शेयर कैपिटल जो है 8 करोड़ है। कितना है? 8 करोड़ है। कितना? 8 करोड़। अब बताइए
क्या इसके ऊपर ये रोटेशन ऑडिटर को चेंज करने का रूल लागू होगा कि नहीं होगा? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 8 करोड़। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या इसके ऊपर ये कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है? हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग रिप्लाई दीजिए, बताएंगे कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, जल्दी। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट सही जवाब दिया इस पर, बहुत सारे स्टूडेंट बोला सर ये लिस्टेड कंपनी है। कौन सा कंपनी है? लिस्टेड। और लिस्टेड कंपनी के लिए रोटेशन का रूल क्या होता है? कंपलसरी। यहां पर रोटेशन का रूल लागू होगा। वेरी गुड, एक्सलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है बाबू वाई लिमिटेड। कौन सा कंपनी? वाई लिमिटेड। ये कौन सा है सर? ये है आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर इसका बताइए पेड अप शेयर कैपिटल बताइए। हम बोले ना इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, कौन से कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल, वह है 10 करोड़। कितना है? 10 करोड़। क्या इसके ऊपर ये रूल लागू होगा? यस और नो? यस और नो? हाँ सर लागू होगा, क्योंकि बोला गया था ना मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, ये 10 करोड़। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब इसके ऊपर भी लागू होगा। ठीक, अच्छा, और तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आइए एक प्राइवेट कंपनी है, एक कंपनी है भाई SRK प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा कंपनी? अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। कौन सा कंपनी बाबू? अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। इसका ना पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 19 करोड़ है। कितना करोड़ है? 19 करोड़ है। क्या इसके ऊपर रोटेशन का रूल लागू होगा ये वाला? यस और नो? जल्दी मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, यस और नो। हमको जानना है भाई, हमको पता करना है कि मेरा स्टूडेंट कितना तक समझ पा रहा है इस चैप्टर को। सिर्फ वीडियो देख रहा है कि कुछ रिप्लाई कर रहा है? बाबू लाइव है, जो टाइम दिया जाता है ना आपको उसमें हम लाइव रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ लोग, वेरी गुड, ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहा है सर इसके ऊपर लागू नहीं होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट बता रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोला कि सर नो कमेंट। वेरी गुड, जो स्टूडेंट लिखा है ना नो कमेंट, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, नो कमेंट। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप किया अभी। सर क्या? नो कमेंट। सर क्यों सर वो लिखा नो कमेंट? देख जो स्टूडेंट भेजा है मेरे को व्हाट्सएप पर, सही जवाब दिया, नो कमेंट। सर क्यों? क्योंकि सर आप बताए नहीं सर लोन का कहानी। हम मानते ही वाला रूल हो गया, लोन तो बताइए। अब सुन भाई, लोन जो है ना, लोन इसका ना 50 करोड़ का लोन लेके बैठा हुआ है। कितना का? 50 करोड़ का लोन लेके बैठा हुआ है। अब बता तो जब तक तू ये दोनों कंडीशन देखा नहीं, कैसे बोल दिया भाई लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं, कैसे बता दिया तू बता। अब बोल हाँ सर लागू होगा, क्योंकि बोला गया था कोई भी कंपनी अगर कम से कम 50 करोड़ का लोन लेके बैठा हो तो उसके ऊपर रोटेशन का रूल अप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। ठीक है सर, बहुत अच्छा। सुनो, एक ना लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। कौन सा कंपनी बाबू? लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, नाम है राम लिमिटेड। हाँ हम समझ गए हैं, ये रैम नहीं है, रैम लिमिटेड नहीं, ये राम लिमिटेड है। पहले हम इसको रैम बोला करते थे, लेकिन स्टूडेंट मुझे तो सिखाया नहीं सर वो कंप्यूटर में रैम होता है, ऐसे होता है राम। ठीक, बहुत अच्छा सर। ये कौन सा कंपनी है? लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना बाबू, कौन सा कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल, वो है 18 करोड़। कितना करोड़? 18 करोड़। अब बताइए आंसर क्या होगा? लोन
लोन बताएं कितना है, लोन बोरिंग लिया कि नहीं लिया? हाँ भाई तेरा कॉमन सेंस नहीं है, इतना देर पढ़ाने के बावजूद ज़्यादातर स्टूडेंट सही जवाब दे रहा है, 2-4 तो ऐसा नमूना लोग है, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर लेते। कौन सा कंपनी है भाई लिस्टेड, जो पूछ रहा है लोन कितना है, लोन कितना है, कौन सा कंपनी है? लिस्टेड है ना, तो लिस्टेड कंपनी में कुछ देखने का जरूरत है कोई कंडीशन कि हम क्या बोले थे? अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई कंडीशन देखने का जरूरत नहीं। कोई कंडीशन लिखा है लिस्टेड कंपनी? खाता खोल के देख, देख खाता खोल के, कोई कंडीशन लिखा है? मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है ना, तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये सारा का सारा रूल लागू हो जाता है, उसके ऊपर रोटेशन होना कंपलसरी या ऑप्शनल नहीं है। बहुत अच्छा सर, ठीक सर। अगर मान लीजिए सपोज ये अनलिस्टेड होता, कौन सा होता? ये अनलिस्टेड होता, और इसका ना सर अनलिस्टेड होता, और मान लीजिए पेड अप शेयर कैपिटल होता 60 करोड़। कितना होता बाबू? 60 करोड़। अब बताइए कि इसके लिए रोटेशन का लोड कंपलसरी है कि ऑप्शनल? कि अभी भी नो कमेंट? बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा, वेरी गुड, काफ़ी सारा स्टूडेंट करेक्ट आ रहा है, लेकिन 2 ठो ना नमूना हमेशा रहेगा, वो आपको हर बैच में मिलेगा कहीं ना कहीं से। हो रहा है सर, बताइए सर कि लोन कितना लिया कि नहीं लिया, क्योंकि लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड था। हम बोले भाई एक बात बता, क्या ये वाला कंडीशन ब्रीच कर दिया? हम बोलते हैं चल लोन नहीं लिया, लोन का अमाउंट है 0, चल हम मान लेते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे लोन के ऊपर, जाना हटाना। तो ये इधर देख के बता भाई, अगर लोन का ये जब बोल रहा है यहाँ पर कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ कम से कम होना चाहिए, हुआ? उससे ज़्यादा है, यही तो कंफर्म हो गया ना, ये सुनो, यही तो कंफर्म हो गया कि रोटेशन का रूल लागू होगा। लेकिन अगर बोलते हैं ना भाई सेम कंडीशन रहता कि पेड अप शेयर कैपिटल है 49 करोड़, तब तुम पूछता कि सर हमको लोन भी बताइए सर, लोन का कितना है सर, तभी ना क्वेश्चन राइज होता। अगर लोन का अमाउंट 50 करोड़ होता तो रोटेशन का रूल लागू होगा, अगर 50 नहीं होता, मान ले 49 CR होता, तब रोटेशन का रूल लागू नहीं होता। लेकिन जब पहले वाला कंडीशन टूट गया तो आगे कंडीशन काहे पूछ रहा है भाई? ये तो वो कहानी होगा। हम तो आपको कुछ छोटा सा कहानी बता देते हैं, तो सुन लीजिए। एक लड़का को बोला गया ना बाबू, एक ट्रेनिंग होता है नेशनल सर्विस स्कीम, कॉलेज में दिया जाता आप लोगों को, उसमें ना भेजा गया सबको ग्रुप बना कर, कुछ ग्रुप में कुछ दिया गया गर्ल्स बॉय को साथ में, मैंने इस तरीके से सारा ग्रुप बांट दिया गया। बोला आप लोग जाइएगा फ्लैट में ना, सबसे पूछिएगा, आप लोग को इंक्वायरी करना है, पूछना इंक्वायरी करना है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग टोटल कितने मेंबर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें से शादीशुदा कितने लोग हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है सर। पहला बिल्डिंग में गया, बोला सर आप लोग कितने मेंबर है, तो वहाँ स्टूडेंट्स लोग रहा करता था, टोटल स्टूडेंट लोग मिलाकर था, स्टूडेंट लोग साथ में था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहता है। वो लोग था टोटल 6 लोग। पूछा सर आप लोगों में से किसी का शादी हुआ है क्या? वो लोग बोला नहीं। तीसरा क्वेश्चन पूछा आपके कितने बच्चे हैं। बताइए ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था? कॉमन सेंस होता है कि नहीं होता है भाई? वही कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए ना। जब पहला रूल ब्रीच हो गया तो दूसरा पूछने का जरूरत था यहाँ पर कि लोन है कि नहीं है। जब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तब ना पूछते हैं कि लोन है कि नहीं है, जो इसमें हो रहा था। वो नहीं समझ पाइएगा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा बाबू, सबको नहीं, 2 लोगों को बोल रहे हैं। वाह सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। आप तो रोटेशन लिख देंगे, मतलब सर बोला गया जो ऑडिटर को चेंज करने का रूल है ना, वो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको ऑडिटर अपना चेंज करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप को मतलब सर नॉर्मल ऑडिटर को 5 साल में चेंज करना पड़ेगा। फर्म है, अगर किसी फर्म को अपॉइंट करना चाहता है तो 10 साल में चेंज करना पड़ता है। ठीक है सर, और 5 साल कूलिंग पीरियड रहेगा। बोला अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम कितना होगा, तो रोटेशन का रूल लागू होगा 10 करोड़। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है तो 50 करोड़, लेकिन बिफोर अमेंडमेंट कितना था, 20 करोड़। ठीक है। और सर
लिस्टेड रहा तब तो कोई रूल ही देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तब लोन भी चेक कर सकते हैं अगर ऊपर का रूल सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो, कि लोन कम से कम 50 करोड़ का लिया है, अगर लिया है तो उसके ऊपर भी ये रूल लागू होगा। लेकिन ध्यान से मेरा बात सुनना, ये रूल तो बन गया, बोला गया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए 3 कंपनी के ऊपर, कितना कंपनी, 3 कंपनी के ऊपर ये रूल लागू होने नहीं देंगे। और 3 नहीं, हम तो बोलते हैं हमेशा 4। सर किसके किसके ऊपर एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन क्या, पहला एक्सेप्शन बोला गया 1% कंपनी, ओपीसी नाम सुना है बाबू, ओपीसी मतलब 1% कंपनी के ऊपर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं होता 1% कंपनी के ऊपर। दूसरा सुनो, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, ये सब लॉ में पढ़ाया गया था आप लोगों को। तीसरा, आइए तीसरा में आईएफएससी कंपनी, इसके ऊपर भी रोटेशन का रूल लागू नहीं होता है। फोर्थ भी सुन ले, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ना ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएनएजी, इसलिए बोला इसमें भी इस रूल को लागू करने का जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन 4 कंपनी के ऊपर ये रूल रोटेशन वाला लागू नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, आईएफएससी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। बहुत अच्छा सर, जैसे कि इन लोग का क्या कहानी है, देख भाई कभी तो लोग पढ़ा होगा 1% कंपनी या ओपीसी, ऑडिट में उतना नॉलेज का ज़रूरत नहीं है लेने का, सिर्फ इतना सुन लीजिए। ये स्मॉल या ओपीसी में क्या कहानी होता था, बोला जाता था ना, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, कितना, 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से। और टर्नओवर नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 CR। तो ओपीसी हो सकता है या स्मॉल कंपनी हो सकता है, समझ में आया। और एक बात बोला गया था, आप लोगों को याद है कि मेरे को नहीं पता, ये हमेशा प्राइवेट कंपनी होता है। कौन सा कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता है। अगर याद, देखिए इतना ध्यान क्यों रखने बोल रहे हैं, आगे चलकर बहुत सारा टॉपिक्स आएगा जिसमें 1% कंपनी आएगा, स्मॉल कंपनी आएगा, ये सब ना ऑलरेडी आप लोग लॉ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके थे, एक एक लाइन समझाए थे, क्वेश्चंस भी कराए थे। लेकिन अब ऑडिट में इतना टाइम नहीं है ना कि हम आपको एक एक चीज़ का टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा बताएं, लेकिन आपका जितना काम हो जाएगा ना, ऑडिट में काम हो जाए, उतना हम आपको आइडिया दे देंगे। ये पहचान है स्मॉल कंपनी का, या मान के चलिए 1% कंपनी का। और भी बहुत सारे ढेरों पहचान है, लेकिन बाबू अभी देना संभव नहीं है। आशा करते हैं आप इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से, पहले वाला क्लास में क्या पढ़ाए थे और अभी क्या हुआ है, इतना रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे का टॉपिक में बढ़ते हैं, मिलते हैं आगे थोड़ा एक ब्रेक के बाद। बाबू हम लोग मिलेंगे फिर से, लेकिन अभी इतना आपको रिवीजन करना है।